नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका एलविन क्लासेस में। हम भारतीय राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था विषय में हमने शुरू से प्रारंभ करते हुए संवैधानिक विकास से अपनी यात्रा प्रारंभ किए हैं और हम लोग न्यायपालिका विषय को पढ़ चुके हैं। न्यायपालिका विषय को पढ़ने के बाद केंद्र राज्य संबंध की बात किए। भाग 11 और भाग 12 में जो केंद्र राज्य संबंधों के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान द्वारा प्रावधानित किए गए हैं उनके बारे में हमने गहनता से बात की। आज हम बात करेंगे भाषा संबंधी उपबंध। भाषा संबंधी उपबंध प्रोविज़न रिलेटिंग टू लैंग्वेजेस, इसके बारे में बात करेंगे। इससे संबंधित हमारे संविधान के किस भाग में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, किस अनुच्छेद में क्या प्रावधान है, देवनागरी लिपि, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा आदि के बारे में क्या क्या सब चीज़ें हैं। उसके बाद इन भाषाओं का वर्गीकरण, राजभाषाओं का वर्गीकरण भाग 17 के अनुसार कितने प्रकार में किया गया है, इन सारी बातों को हम लोग आज इस अपने अंक में देखेंगे। कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। आप लोग अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचावें। आप जब गूगल सर्च या यूट्यूब पर सर्च करेंगे एलविन क्लासेस ELWINCLASSES, तो आपको एलविन क्लासेस नाम का एक वीडियो यूट्यूब चैनल ओपन होगा। उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप इंडियन पॉलिटी, इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजी, मैथ, उसके बाद करेंट अफेयर, समसामयिक दृष्टि के नाम से, उसके बाद BU परीक्षा का जो प्रश्न पत्र था उस पे बेस्ड, उसके बाद सीटेट पर आधारित कुछ प्रश्न पत्र आपको मिलेंगे और कक्षाएं ऐसे ही अनवरत चल रही हैं। आइए आज हम प्रारंभ करते हैं इस विषय को। भाषा संबंधी उपबंध प्रोविज़न रिलेटिंग टू लैंग्वेजेस। भाषा की परिभाषा। भाई जब भाषा की बात करेंगे तो भाषा की परिभाषा क्या होगी, राजभाषा की परिभाषा क्या होगी, या उनका क्या तात्पर्य है, राजभाषा से क्या तात्पर्य है या भाषा से क्या तात्पर्य है। भाषा मतलब लैंग्वेज, राजभाषा मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, राज मतलब राज्य की भाषा, शासन की भाषा, सरकार की भाषा। भाषा की परिभाषा। भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की वह सामाजिक संप्रेषण व्यवस्था है जिसमें शब्द व ध्वनियाँ तो सीमित होते हैं परंतु सृजनात्मक प्रयोग के कारण वाक्य असीमित हो जाते हैं। यादृच्छिक, इसका मतलब क्या हुआ, यादृच्छिक प्रतीक। जैसे हम बात करेंगे देवनागरी लिपि की, ये इसके प्रतीक है, और आंग्ल की देखेंगे ABCD, ये हमारे क्या है, भाषा के यादृच्छिक प्रतीक है। क्या है, इसी की बात कर रहा है। वह सामाजिक संप्रेषण व्यवस्था है, मतलब हर समाज की अपनी एक भाषा होती है और भाषा कैसे समझी जा सकती है, कैसे प्रतीत होती है, क्योंकि वहाँ के कुछ यादृच्छिक संकेत होते हैं, प्रतीक होते हैं। उन्हीं के आधार पर, उनकी जो ध्वनियाँ होती हैं, ध्वनियों के आधार पर हम एक दूसरे के सामाजिक या व्यक्तिगत या किसी प्रकार का संप्रेषण होता है उसको पूरा करते हैं। वही हमें भाषा कही जाती है। भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की वह सामाजिक संप्रेषण व्यवस्था है जिसमें शब्द व ध्वनियाँ तो सीमित होते हैं, ठीक है, परंतु सृजनात्मक प्रयोग के कारण वाक्य असीमित हो जाते हैं। ठीक, उसे हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अब राजभाषा। राजभाषा, राज मतलब सरकार या राज्य, और भाषा मतलब उसकी भाषा, राज्य की भाषा, शासन की भाषा, सरकार की भाषा, उसको हम राजभाषा कहते हैं। अब राजभाषा का अगर कुछ आपसे पूछा जाएगा कि इसका परिभाषा दीजिए या इसके से तात्पर्य, इसके निहितार्थ को अपने शब्दों में समझाइए, तो राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी में इसे कहते हैं। तो राजभाषा से तात्पर्य संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों हित स्वीकृत भाषा से है। राजभाषा से तात्पर्य क्या है,
संविधान द्वारा, संविधान जो हमारा भारतीय संविधान है उसके द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों हेतु जो स्वीकृत भाषा है उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक, अब राजभाषा से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, हमारे संविधान में प्रावधान क्या है? तो पहले जानेंगे कि बार बार पूछा जाता है कि हमारी राष्ट्रीय भाषा कौन सी है। तो भारत में किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं दिया गया है हमारे संविधान के अनुसार। ठीक है, तो हमारी कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। हाँ, राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है। हिंदी को केवल राजभाषा के रूप में रखा गया है। अब संविधान में भाग 17 में उल्लिखित अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। ये पूछेगा कि संविधान के किस भाग में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक। अब राजभाषा को 4 प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। संघ की राजभाषा, राज्य की राजभाषा अर्थात क्षेत्रीय राजभाषा, उसके बाद आपका उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की राजभाषा और भाषा संबंधी विदेश निर्देश दिए गए हैं। ठीक, आइए एक एक करके इनको देखते हैं। जो अनुच्छेद 343 है इसमें क्या कहा गया है? संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा किससे संबंधित है? अनुच्छेद 343 से। हमारा 343 एक क्या कहता है अनुच्छेद कि संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी, किंतु संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का स्वरूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। इसका मतलब क्या है? जो हमारी भाषा प्रयोग में होगी, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका के साथ हमारा कोई कानून बन रहा है या कोई संबंध या कोई भी ट्रेड हो रहा है, तो उसमें अमेरिका की भाषा अंग्रेजी है, भारत की भाषा आपकी हिंदी है। ठीक है, तो ये कह रहा है हमारा 341 अनुच्छेद कि जब ट्रीटी की बात हुई, समझौते की बात हुई या किसी भी ऐसी बात, पत्राचार का जो माध्यम की बात होगी, तो जो हमारी भाषा होगी, जैसे ये संघ वहाँ भेजना है तो इसका यूनिवर्स अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा, संघ का यूनियन ये जाएगा। ठीक, यही ये बात कह रहा है कि किंतु संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। ये भारतीय अंक है, इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। ठीक, और अनुच्छेद 344 क्या कहता है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति की बात की गई है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति की बात की गई है। ठीक, अब लेकिन शर्त और नियम क्या है? राष्ट्रपति तत्कालीन अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के सभी प्रशासकीय कार्य होती अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्रतिकृत कर सकते हैं। मतलब जैसे संविधान बना था तो ये कहा गया था कि हिंदी का प्रयोग 15 वर्षों तक वैसे ही होगा या अंग्रेजी का प्रयोग 15 वर्षों तक पूर्वतः चलता रहेगा। उसी के परिप्रेक्ष्य में ये बात की गई है कि राष्ट्रपति उस 15 वर्ष की अवधि के दौरान, उसी को तत्कालीन अवधि के दौरान आदेश द्वारा संघ के सभी प्रशासकीय कार्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त, मतलब अंग्रेजी भाषा तो चल ही रहा है, उसके अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग प्राधिकृत कर सकेंगे। मतलब भाषा का जो स्वरूप होगा, उसका रूप होगा, उसका अंक का अंतर्राष्ट्रीयकरण होगा, वो राष्ट्रपति उस अवधि के दौरान भी उसमें परिवर्तन कर सकते हैं। अर्थात भाषा के प्रावधान में परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। अब देखिए अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि, यही तत्कालीन अवधि को 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा पहला दिया है कि अंग्रेजी भाषा का या दूसरा अंकों का देवनागरी रूप का ऐसे कार्यों हेतु उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि से विनिर्दिष्ट की जाएगी। विधि द्वारा इनका अंकों का एक दूसरे में समाहन किया जा सकता है। देवनागरी के स्थान पर अंग्रेजी को भी ला सकते हैं, अंग्रेजी के स्थान पर देवनागरी को भी ला सकते हैं, यही बात कही जा रही है। दो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, अनुच्छेद 120 और अनुच्छेद 210। अनुच्छेद 120 में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की जा रही है और अनुच्छेद 210 में विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा की बात की जा रही है। आइए इसको फिर से देखते हैं। भाषा संबंधी उपबंध, प्रोविजन रिलेटेड टू लैंग्वेज
भाषा की परिभाषा, भाषा यादृच्छिक प्रतीकों की वह सामाजिक संप्रेषण व्यवस्था है जिसमें वह शब्द व ध्वनियाँ तो सीमित होते हैं परंतु सृजनात्मक प्रयोग के कारण वाक्य असीमित हो जाते हैं। राजभाषा, अंग्रेजी में जिसे ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं, राजभाषा से तात्पर्य संविधान द्वारा सरकारी कामकाज, प्रशासन, संसद और विधानमंडलों तथा न्यायिक कार्यकलापों हेतु स्वीकृत भाषा से है। राजभाषा से संबंधित संवैधानिक उपबंध, किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। केवल हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में रखा गया है। हमारे संविधान के भाग 17 में उल्लिखित है इसके बारे में उपबंध अनुच्छेद 343 से 351 तक। राजभाषा को 4 भागों में बांटा गया है। संघ की भाषा क्या होगी, प्रादेशिक भाषा क्या होगी, यूनियन, रीजनल और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड अदर्स की भाषा क्या होगी, और भाषा संबंधी विदेश निवेश क्या है। संघ की भाषा की बात करेंगे, अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा की परिभाषा दी कि संघ की राजभाषा क्या होगी, इसके बारे में उपबंध है। 343 एक ये कह रहा है कि संघ की जो राजभाषा होगी हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी, किंतु शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप होगा। वहीं 344 क्या कह रहा है कि राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समितियां, ये जितने अनुच्छेद हैं, चाहे 343 हो, चाहे 344 हो, चाहे भाग 17 हो, चाहे अनुच्छेद 343(3) हो, चाहे अनुच्छेद 120 हो, चाहे 210 हो, ये बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इनको मस्तिष्क में स्थापित करना है। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में आयोग और संसदीय समिति की बात कर रहा है। अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद उक्त 15 वर्ष की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे कार्य हेतु उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि से निर्दिष्ट की जाए। अनुच्छेद 120 क्या है, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 210 क्या है, विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आप देखेंगे कि कई अनुच्छेद ऐसे हैं, जैसे अनुच्छेद 124 और 214, ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट। वैसे ही 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा और अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा। आइए हम अब आगे प्रादेशिक भाषा, उसके बाद सर्वोच्च उच्च न्यायालयों आदि की भाषा और भाषा संबंधी विदेश निवेश को आगे देखते। अभी हमने संघ की भाषा के बारे में पढ़ा, अब प्रादेशिक भाषा, उसके बाद सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों आदि की भाषा के बारे में पढ़ेंगे। प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा के बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रावधान है और अनुच्छेद 345 में यह उल्लिखित है कि अनुच्छेद 346 तथा अनुच्छेद 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली किसी एक भाषा या एक से अधिक भाषा या हिंदी का चुनाव कर सकती है, किंतु जब तक राज्य का विधानमंडल ऐसा उपबंध न करे तब तक वहाँ की क्या होगी, शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाएगा। अब इन्हीं को आधार मानते हुए ओडिशा ने उड़िया भाषा को, उसके बाद केरल ने मलयालम भाषा को अपने राज्य की राजकीय भाषा के रूप में दर्जा दिया। देखिए हमारा अनुच्छेद 346 क्या कहता है और अनुच्छेद 347। अनुच्छेद 346 कहता है एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य तथा संघ के मध्य पत्रादि के लिए राजभाषा। अनुच्छेद 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य तथा संघ के मध्य पत्रादि के लिए राजभाषा। और अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध है। ये मिलाने के लिए बहुत बार पूछा जाता है, कृपया इसको ध्यान से देखिए। उसके बाद ठीक, अनुच्छेद 346 एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य तथा संघ के मध्य पत्रादि के लिए राजभाषा। 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय आदि की भाषा के बारे में बात करेंगे। देखिए सर्वोच्च व उच्च न्यायालयों की भाषा से संबंधित हमारा प्रावधान है। देखिए विधि द्वारा जब तक संसद विधि द्वारा ऐसा व्यवस्थित ना करे तब तक सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली सभी भाषा अंग्रेजी माध्यम में होगी, ऐसा हमारा संविधान प्रावधानित करता है।
अब सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय आदि से जो संबंधित अनुच्छेद है भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण 4 अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 348, अनुच्छेद 350 क और अनुच्छेद 350 ख और अनुच्छेद 351। अनुच्छेद 348 क्या है? सर्वोच्च उच्च न्यायालय आदि की भाषा। बार बार पूछा जाता है कि अनुच्छेद 348 क्या है? सर्वोच्च व उच्च न्यायालय की भाषा है। अनुच्छेद 350 क क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण हेतु सुविधा दी गई है। अनुच्छेद 350 क के अंतर्गत प्राथमिक भाषा में, जो प्राथमिक हमारा स्तर है प्राइमरी लेवल पढ़ाई का, उसमें मातृभाषा में शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। 350 ख है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी की नियुक्ति, और अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। हमने संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषा, सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय में बोली जाने वाली भाषा और उससे संबंधित विशेष उपबंधों को देखा। अब भाषा संबंधी विशेष निर्देश क्या है? देखिए, हमारी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। शुरू में जब संविधान बना था तब कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। तो वो 22 भाषाओं में से पूछा जाता है। देखिए, उन 22 भाषाओं में अंग्रेजी हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा नहीं है। ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि क्या भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें अंग्रेजी है? तो जी नहीं। भाषा संबंधी विशेष अनुच्छेद 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी है, कौन कब जोड़ी गई, इसको देखिए। पहली असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो। कितनी भाषाएं हो गई? 22 भाषाएं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। अब प्रश्न बार बार पूछता है कि कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को कब हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया? तो 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा कोंकणी को, मणिपुरी और नेपाली को हमारे संविधान में की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। और 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट द्वारा 2003 द्वारा मैथिली को, संथाली को, डोगरी को और बोडो को जोड़ा गया। अब इन सब को जोड़ने के बाद हमारे 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। उसके बाद शास्त्रीय भाषा की बात आती है। बार बार प्रश्न में पूछा जाता है कि जो हमारी भाषाएं हैं उसमें 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। कब कब दिया गया है? तो सबसे पहले तमिल को 2004 में, तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा वर्ष 2004 में दिया गया। संस्कृत को शास्त्रीय भाषा का दर्जा वर्ष 2005 में दिया गया। तेलुगु को वर्ष 2008 में दिया गया। कन्नड़ को 2008 में दिया गया। मलयालम को 2013 में, और रिसेंटली उड़िया को 20 फरवरी 2014 को क्या दिया गया? शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। अब हिंदी दिवस और विश्व हिंदी दिवस की बात करेंगे। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1953 में निर्णय लिया गया। क्यों निर्णय लिया गया भाई? 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया कि जो हिंदी होगी वही हमारी भारत की राजभाषा होगी। इसी के सम्मान में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और 1953 में यह निर्णय लिया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 2006 से ऐसा किया गया कि वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाएगा। पहली बार विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी 1975 को नागपुर महाराष्ट्र में प्रथम विश्व हिंदी दिवस मनाया गया। ये बार बार पूछता है, आइए इसको देखते हैं। प्रादेशिक भाषा अनुच्छेद 245 में उल्लिखित है कि अनुच्छेद 346 तथा 347 के उपबंधों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग होने वाली किसी एक भाषा या एक से अधिक या हिंदी का चुनाव कर सकती है।
किंतु जब तक राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक उस राज्य के भीतर उन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा। जैसे केरल द्वारा मलयालम भाषा का, ओडिशा द्वारा ओडिया का। देखिए, जो 345 में उल्लिखित 2 अनुच्छेद हैं उनके बारे में जानते हैं। 346 क्या कहता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य अथवा राज्य तथा संघ या संघ से संघ के मध्य पत्रादि आदि के लिए जो राजभाषा की बात की गई है। और अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के एक समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध हैं। सर्वोच्च व उच्च न्यायालय आदि की भाषा क्या है? संबंधित अनुच्छेद 348 सर्वोच्च व उच्च न्यायालय आदि की भाषा। 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा के लिए शिक्षण की व्यवस्था। ये 350 का ये बार बार पूछता है। 350 का क्या है? प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षण हेतु सुविधा। 350 ख क्या है? भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष पदाधिकारी। और 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अभी हमने पढ़े भाषा संबंधी विदेश निर्देश। 8वीं अनुसूची में जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। अब वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी हैं? असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो। मैथिली, संथाली, डोगरी, बोडो को 2003 में जोड़ा गया 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 71वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया। कुछ भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तमिल को वर्ष 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। संस्कृत को 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। कन्नड़ को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। मलयालम को 2013 में और ओडिया को 20 फरवरी 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। ऐसा निर्णय 1953 में लिया गया। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है प्रतिवर्ष 2006 से। और प्रथम विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में मनाया गया। आप को यह अंक कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपने मैसेज के द्वारा हमें बताने का कष्ट करें। आप लोग हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।